हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके अपने आप के द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो स्वागत 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 सभी 11 वालों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, फटाफट सभी लोग जुड़ेंगे और शुरुआत करेंगे आज के इस बेहतरीन लेक्चर पे, जहां पे मेनली रूप से अपन 3-4 चीजें डिस्कशन करने वाले हैं। जीवाणुओं के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ पढ़ेंगे वायरस के बारे में और प्रियांश के बारे में। इन सारी चीजों को, जो छोटी छोटी चीजें, यानी कि आपके चैप्टर नंबर 2 जीव जगत के वर्गीकरण के लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आते ही आते हैं, तो इसको आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। और इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि बताओ, ऐसे भी जीव होते हैं क्या? ऐसा भी जीव होता है जो इस प्रकार का बना होता है? कैसे इनकी दिनचर्या होती है? कैसे ये गुणन करते हैं? कैसे श्वसन करते हैं? कैसे ये जनन करते हैं? कैसे फैलाते हैं वायरस और बैक्टीरिया बैक्टीरिया और जीवाणु, ये कई बात होती है ना। तो जीवाणु की बात करें, या हम वायरस, यानी कि वायरस को विषाणु हिंदी में बोलते हैं। तो विषाणु और जीवाणुओं के बारे में अगर आपके मन में बात आती होगी तो एक ही चीज आता होगा कि रोग। क्योंकि ज्यादातर जितने भी रोग होते हैं हमको, चाहे वो जुकाम हो, चाहे वो बुखार हो, चाहे वो खांसी हो, ज्यादातर चाहे वो एड्स हो, ज्यादातर जितने भी रोग होते हैं सब या तो जीवाणु से होते हैं या तो विषाणु से होते हैं। कुछ रोग प्रियांश वगैरह से होते हैं ना। तो जब रोगों की बारी आती है, रोगों का नाम आता है, तो इनका नाम जरूर होता है कि रोग किस वायरस से हो रहा है, किस बैक्टीरिया से हो रहा है। तो बैक्टीरिया वायरस के बारे में आप लोगों ने रोगों के बारे में सुना होगा। तो आखिर ये कैसे होते हैं बैक्टीरिया वायरस, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, क्या इनके लक्षण होते हैं, कैसे इनको कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोप्लाज्मा के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि भाई ये माइक्रोप्लाज्मा क्या है, प्रियांश क्या है। ये भी छोटे छोटे, इनका भी काम है रोग उत्पन्न करना। कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ना, कहाँ से आई है, कहाँ को जाएंगे, ये सारी चीजें डिस्कशन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। बट पहली शर्त, आप लोगों को एक काम करना है, अपने प्यारे प्यारे साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने दुश्मनों के साथ शेयर जरूर करना है। सभी के साथ शेयर जरूर करेंगे इस वीडियो को और सभी लोग लाइक करेंगे। और फिर शुरुआत करते हैं। तो कोई गद्दारी नहीं करेगा, शेयर, लाइक और कमेंट, ये 2-3 काम आपको करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करें कहां से? माइक्रोप्लाज्मा से। कहां से शुरुआत करते हैं? माइक्रोप्लाज्मा से शुरुआत करते हैं। कि माइक्रोप्लाज्मा से नाम मजा आएगा क्या? माइक्रोप्लाज्मा से ही शुरू किया जाए। माइक्रोप्लाज्मा, चलो माइक्रोप्लाज्मा से ही शुरू करते हैं। माइक्रोप्लाज्मा क्या है? तो ध्यान देना, जीवाणु विषाणु से भी परे, जीवाणु विषाणु से भी छोटा कोई है, वो क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा एक ऐसा जीवधारी है जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। 2-4 पॉइंट है जो लिखे हैं मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बनते हैं क्वेश्चन। कोशिका भित्ति नहीं होगी। सबसे एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका ना, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आपके सामने बहुत आता है। और सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, 2 क्वेश्चन आपसे काफी लोगों ने पूछा होगा। तो सबसे बड़ी कोशिका के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि सबसे बड़ी कोशिका की क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ये होती है सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका के बारे में बात करें तो यही है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, ये समझो। सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। खास बात है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, बहुत छोटी है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। अगली खास बात, आपसे पूछा जाएगा, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे कि कौन सी ऐसी कोशिका है जो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकती है। तो माइक्रोप्लाज्मा एक ऐसी कोशिका है जो कि बिना ऑक्सीजन के भी अपना जीवन यापन कर सकती है, बिना ऑक्सीजन के भी रह सकती है। अगला इंपॉर्टेंट, करता क्या है? तो माइक्रोप्लाज्मा भी रोग फैलाता है कुछ प्राणियों में और पादपों में। कहां पे? तो कुछ प्राणियों में और पादपों के लिए क्या होता है? रोगजनक होता है। कौन? माइक्रोप्लाज्मा। तो नाउ टेक स्क्रीनशॉट, ये इंपॉर्टेंट है माइक्रोप्लाज्मा से ये सारी चीजें, ठीक है। तो कुछ पादपों में तथा कुछ प्राणियों में ये जो माइक्रोप्लाज्मा होता है, ये क्या करता है? रोग का उत्पादन करता है। क्या का उत्पादन करता है? रोग का उत्पादन करता है, ठीक है। जंतु जगत का जोकर भी इसको कहा जाता है ना। कई बार ये भी क्वेश्चन आया है कि जोकर किसे कहते हैं, तो इसी को बोलते हैं, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर पे जाएं तो ये है,
एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। ऊपर क्या है, 3 परत है, 3 लेयर। कितनी परतें हैं, 3, यहाँ पे 3 परत हैं इसके, 3 परतों का बना शरीर है इसका। 3 तो सेलुलर मेम्ब्रेन है, भित्ति नहीं पाई जाएगी। तीनों कहाँ है, जो तीनों परत है तीनों मेम्ब्रेन है, तीनों क्या झिल्लियां हैं ना, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। बल्कि ये समझो तो जैसे जंतु कोशिका में होता है ना, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में भी कोशिका भित्ति नहीं होती, बल्कि क्या होती, मेम्ब्रेन होती है ना, कोशिका झिल्ली। तो वही कोशिका झिल्ली है। अब इस झिल्ली के भीतर ये एक लिक्विड भरा रहेगा ऐसे ऐसे, जिस लिक्विड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म भरा होगा। और ये गोल गोल जो आपको दिख रहे हैं, ये गोल गोल दिख रहे हैं, ये क्या है, तो ये सारे हैं राइबोसोम। और राइबोसोम के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन ना, ये क्या है, ये राइबोसोम है, ये लिखा भी है राइबोसोम। और राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन, यहाँ पे प्रोटीन बनती है ना, प्रोटीन बनती है, सेल वॉल नहीं है, राइबोसोम है। और इसके अंदर और एक चीज क्या दिख रहा है, ये छोटे छोटे आरएनए दिख रहे हैं, और ये है इसका डीएनए। बस इतनी चीजें इस पे बनाना है। तो ये स्ट्रक्चर सब लोग लगा लेंगे। राइबोसोम है जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होगा, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, डीएनए है, अनुवांशिक पदार्थ, और छोटे छोटे आरएनए भी हैं, कोशिका लिक्विड है भरा हुआ है, कोशिका द्रव भरा हुआ है, 3 ठो मेम्ब्रेन है, बस कहानी खत्म। ये सिंपल सा आपका क्या है, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। और माइक्रोप्लाज्मा रोग भी उत्पन्न करता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है, ठीक है, सबसे छोटी क्या है, जीवित कोशिका है। ऑक्सीजन के बिना भी रह सकती है, क्या है खास बात, क्या है, तो खास बात यह है कि ऑक्सीजन के बिना भी रह सकती है। जंतुओं और पादपों में रोग भी इसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, आगे भी बात करेंगे। तो नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस, पढ़ते हैं आगे। अब आते हैं विषाणुओं पे। विषाणु मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना कि अगर आपके दिमाग में आती है कोरोना, एक विषाणु बड़ा वायरस बहुत प्रचलित में रहा, और तो लोग जानते हो नहीं जानते हो, अभी एक बीमारी जिससे आप उभर के आए हो, सभी लोग बचे हो, जो बहुत लोग, काफी लोग खत्म हुए वहां पे, कोरोना। तो कोरोना बीमारी किससे हो रही थी, कोरोना वायरस। कहते कौन सा वायरस, कौन सा वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, जिस वायरस को अपन ने कोविड-19 WHO ने नाम दिया। तो वायरस की बातें आती है तो ज्यादातर हम लोगों के जहन में एक बात आती है, खतरनाक रोग, HIV वायरस, एड्स जैसा खतरनाक रोग, कोरोना वायरस, कोरोना जैसा जानलेवा खतरनाक रोग, एड्स जैसा जानलेवा खतरनाक रोग, HIV वायरस। तो वायरस, राइनो वायरस, जुखाम, राइनो वायरस, कोरोना वायरस, दोनों से क्या होता है, जुखाम होते हैं ना। तो बहुत सारे भयंकर रोग वायरस से होते हैं। अब ये वायरस है क्या, कहाँ रहता है, तो वायरस वास्तविक जीवन नहीं है। कहने का मतलब सर वास्तविक जीवन नहीं है, तो वायरस का मतलब है, वायरस सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी है। वायरस के पास, वायरस अगर सजीव के संपर्क में रहेगा तो उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार एक सजीव की तरह होगा, और अगर निर्जीव के संपर्क में है तो उसका जो व्यवहार है, उसका जो स्वभाव है, निर्जीव की तरह रहेगा। वायरस, मैं कहूं कि ये जो बोर्ड है ना, इस डिजिटल बोर्ड पे ला करके एक वायरस में से छोड़ दूं, तो ये वायरस एक इस डिजिटल बोर्ड में जैसे थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूं, बाकी वायरस बहुत छोटा होता है। अगर यहाँ पे एक वायरस को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे क्रिस्टल रूप से वो पड़ा रहेगा। डिजिटल बोर्ड में छोड़ दूंगा, डिजिटल बोर्ड क्या है, निर्जीव कोशिका है, जीवित नहीं है, कोशिका निर्जीव पदार्थ है ना, डिजिटल बोर्ड क्या है, निर्जीव पदार्थ है। तो डिजिटल बोर्ड के संपर्क में अगर एक वायरस को मैंने छोड़ दिया तो ये निर्जीव की भांति पड़ा रहेगा, एकदम क्रिस्टल की तरह पड़ा रहेगा, न जनन करेगा, न श्वसन करेगा, न पोषण करेगा, न गमन करेगा। निर्जीव के संपर्क में वायरस निर्जीव की भांति व्यवहार कुछ नहीं करेगा, एक क्रिस्टल की तरह सिर्फ पड़ा रहेगा। क्या करेगा, एक क्रिस्टल की तरह पड़ा रहेगा, कोई किसी प्रकार का बिहेवियर इसके अंदर नहीं पाया जाएगा। बट जैसे ही ये अपनी कहां पे आएगा, होस्ट सेल पे आएगा। होस्ट सेल का मतलब होता है क्या, होस्ट सेल का मेजबान कोशिका, या कह सकते हो कि जैसे ही जीवित कोशिका के संपर्क में आएगा, तेजी से गुणन करने लगेगा, तेजी से अपना पोषण करने लगेगा, तेजी से वृद्धि करने लगेगा। जैसे मैं इसी वायरस को उठा करके किसी एक जीवित कोशिका के अंदर डाल दूं, कहां डाल दूं, मान लिया जाए ये कोई जीवित कोशिका है, इसके अंदर इस वायरस को मैंने डाल दिया, इस जीवित कोशिका के अंदर मैंने इस वायरस को डाल दिया उठा करके, इस वायरस को, तो ये वायरस यहाँ पे जाएगा, खूब तेजी से इस कोशिका की मशीनरी का उपयोग करेगा और खूब तेजी से पोषण करेगा, इस कोशिका में घुस करके खूब पोषण करेगा, इस कोशिका को खाएगा खाएगा खाएगा, खूब वृद्धि करेगा, कई सारे वायरस बना लेगा। ये देखो, जैसे मेजबान कोशिका में जाएगा तो तेजी से गुणन करेगा, क्या करेगा, गुणन करेगा, बढ़िया खाएगा पिएगा, कोशिका को क्या कर देगा, इन्फेक्ट करेगा, कोशिका में अपना संक्रमण फैलाएगा, और संक्रमण फैलाने के बाद कोशिका
को खा खा करके खूब ढेर सारा गुणन करेगा, अपनी संख्या बढ़ा लेगा। मेजबान कोशिका के अंदर ये अपनी संख्या बढ़ाएगा, अपनी आकार में वृद्धि, अपने श्वसन पाचन उत्सर्जन सारी क्रियाएं लगभग करने लगेगा और तेजी से गुणन करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि करेगा और इस कोशिका को फाड़ फाड़ कर निकल जाएगा। फिर संक्रमित किसको करेगा? बगल वाली कोशिका को। एक को खा के उसके अंदर जनन करके फिर दूसरे का नंबर लगाएगा, फिर तीसरे का नंबर लगाएगा, फिर चौथे का नंबर लगाएगा, ऐसे धीरे धीरे पूरे शरीर को खत्म कर देगा। ये वायरस का काम है। तो ध्यान रखना, वायरस जब तक निर्जीव के संपर्क में है निर्जीव की तरह व्यवहार करेगा, क्रिस्टलाइट एकदम पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सजीव संपर्क में आया, मेजबान अपनी होस्ट सेल पे आया, तो वहां दे दनादन उसको क्या करना? नुकसान, मतलब उसको नुकसान पहुंचाना, उसको नुकसान पहुंचाएगा और अपना गुणन करेगा, बढ़िया तेजी से वृद्धि करेगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा ना। तो वो बात है। तो वायरस इसीलिए वास्तविक जीवन नहीं है, वायरस अकोशिक जीव है जिसकी संरचना। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन भी आया, नीट वगैरह में भी आ सकता है कि वायरस है एक कोष की, बहुकोष की, अकोष की, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा लगाना वायरस क्या है? अकोष की जीव है। कैसा जीव है? अकोशिक जीव है और कोशिका के बाहर रवेदार क्रिस्टल के रूप में होता है। ठीक है, एक बार ये मेजबान कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी जिस कोशिका को संक्रमित करेगा, जिस कोशिका में अपना इंफेक्शन फैलाएगा, उसी कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके तेजी से क्या करेगा? प्रतिकृति बनाएगा। प्रतिकृति बनाएगा मतलब तेजी से क्या करेगा? ये गुणन करेगा। उसी कोशिका के अंदर तेजी से ये क्या करेगा? तो तेजी से करेगा गुणन। क्या करेगा? तेजी से करेगा गुणन। इस कोशिका के अंदर ये क्या करेगा? तेजी से गुणन करेगा, तेजी से कई सारे वायरस बना लेगा और इस कोशिका को खत्म कर देगा, मार देगा ना। प्रतिकृति करते हैं और मेजबान, ये क्या थी भाई? ये मेजबान कोशिका थी, इसको क्या कर देगा? होस्ट सेल, इसको खत्म कर देगा और अपनी वृद्धि करेगा। फिर लगाएगा बगल वाली कोशिका का नंबर, एक को खत्म कर देगा। जब एक को खत्म कर दिया तो फिर बगल वाली का नंबर लगाएगा, धीरे से बगल वाली में आने लगेगा ना। एक को खत्म करेगा तो फिर धीरे से बगल वाली कोशिका में आने लगेगा, उसको भी खत्म करने पे लग जाएगा। ये काम करेगा ये, ठीक है, ये काम करेगा वायरस। तो वायरस को एक चीज और, अगला पॉइंट ये नोट जरूर करना, ये पॉइंट कि वायरस को सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसके अंदर सजीव वाला लक्षण भी है और इसके अंदर निर्जीव वाला भी लक्षण है, दोनों लक्षण है इसके अंदर। निर्जीव कोशिका के संपर्क में, निर्जीवों के संपर्क में निर्जीव वाला लक्षण, चुपचाप क्रिस्टल की तरह पड़ा रहना। सजीव कोशिका में सजीव वाले लक्षण। तो वायरस को क्या कहते हैं? ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सजीव व निर्जीव की संयोजक कड़ी, कनेक्टिव लिंक। संयोजक कड़ी का मतलब है कि इसके अंदर सजीव वाले लक्षण भी होंगे, निर्जीव वाले लक्षण भी रहेंगे। कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस एंड मूव फॉर नेक्स्ट। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बढ़ते हैं आगे। चलो, तो डीजे इवानोवस्की, डिमित्री इवानोवस्की या डीजे इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी, ने रोगाणु को पहचाना था और इन्हें वायरस नाम दिया था। किसने? डीजे इवानोवस्की। याद रखना, विषाणु की खोज किसने करी थी? तो डीजे इवानोवस्की। किसने करी थी? डीजे इवानोवस्की। और डीजे इवानोवस्की ने देखा कि बैक्टीरिया फिल्टर से ही छोटा है। क्यों? बैक्टीरिया फिल्टर से ही निकल जा रहा था। जिस फिल्टर द्वारा अपन बैक्टीरिया को छानकर अलग करते हैं, उस फिल्टर से ही नीचे चला जा रहा था, उस फिल्टर से अलग नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया से छोटा है। अगर आप पूछा जाए कि बैक्टीरिया छोटा है या वायरस, तो आप क्या कहोगे? वायरस छोटा है। ठीक है, तो इसका माप बैक्टीरिया से भी छोटा है, बैक्टीरिया एक जीवाणु से छोटा है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से क्या होते थे? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ये क्या हुए? तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ये निकल गए। क्या हुआ? फिसल गए ना, आसानी से क्या हो गए? आसानी से ये लोग निकल गए ना बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। ठीक है, तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से छोटे दिखे ये। ठीक है, तो बता दिएगा भाई बैक्टीरिया से क्या है भाई? तो ये बैक्टीरिया से कैसा है? तो बैक्टीरिया से छोटा है। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब दिखाता हूं कैसा होता, क्या संरचना है इसकी। जी, यहां पे अगर आप आएंगे तो ये है जीवाणु की संरचना। ठीक है, सबसे बड़ा जीवाणु कौन है? टोबैको मोज़ेक वायरस वाला, तंबाकू का मोज़ेक। सबसे बड़ा वायरस होता है टीएमवी,
टोमैको मोज़ेक वायरस। कौन होता है? टोमैको मोज़ेक वायरस। और ये है सबसे बड़ा वायरस, टोमैको मोज़ेक वायरस। और टीएमबी, देखो वायरस से अगला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायरस के अंदर अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है कि आरएनए। सभी लोग एक बारी कमेंट करके मुझे बताएंगे, और जो लोग भी सुन रहे हैं वो कमेंट करेंगे वीडियो सेक्शन पे कि वायरस के अंदर अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या आरएनए। तो वायरस के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ है या तो डीएनए या तो आरएनए होगा या तो डीएनए, दोनों नहीं होगा। हमेशा क्वेश्चन ये आया है जहां भी आया कंपटीशन एग्जाम में कि वायरस के अंदर पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है आरएनए, डीएनए, फिर आया है दोनों, फिर इनमें से कोई नहीं। तो या तो ये भी आया है या तो आरएनए या तो डीएनए। तो ध्यान देना, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों कभी नहीं होंगे, और इनमें से कोई नहीं भी कभी नहीं होगा। तो किसी किसी वायरस के अंदर अनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है, और किसी किसी वायरस के रूप में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। तो या तो डीएनए या तो आरएनए। जैसे टीएमबी, टोमैको मोज़ेक वायरस में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस है, इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन पाया जाता है? तो इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ के रूप में ये देखो डीएनए, इसके हेड पे क्या है? डीएनए है, इसके हेड पे क्या है? आरएनए। दोनों ही वायरस हैं। तो ये क्या है? ये डीएनए वाला वायरस है और ये आरएनए वाला वायरस है। और आरएनए वाले वायरस को अपन क्या बोलते हैं? रिट्रो वायरस। आरएनए वायरस को क्या बोलते हैं? जिस वायरस के अंदर अनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है उस वायरस का नाम है रिट्रो वायरस। आर से आरएनए, आर से रिट्रो वायरस। जिस वायरस के अंदर अनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाएगा उसको बोलते हैं रिट्रो वायरस। क्या बोलते हैं? रिट्रो वायरस। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोमैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक, जो तंबाकू की पत्तियों में रोग फैलाता है, टीएमबी टोमैको मोज़ेक वायरस कैसा वायरस है? तो बताओगे रिट्रो वायरस है। क्यों रिट्रो वायरस है? क्योंकि इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है, डीएनए नहीं। दोनों कभी नहीं पाया जाएगा वायरस के रूप में। तो पहले होते हैं हेलिकल, ऐसे बेलनाकार। कुछ कैसे होते हैं? पॉलीहेड्रल, देखो फटकोड़ी ना, पॉलीहेड्रल फटकोड़ी। और फिर क्या होते हैं? स्पेरिकल, मतलब एकदम गोल वाले। गोल वाले जैसे कोरोना वायरस आपने देखा होगा, एचआईवी वायरस आपने देखा, देखो एचआईवी भी है ना, एचआईवी वाला गोल है, कोरोना वायरस गोल है, इन्फ्लुएंजा, ये सब गोल वाले वायरस होते हैं ना। एचआईवी वाला वायरस, एचआईवी वायरस गोल है ना, एड्स वाला वायरस भी गोल है ना, कोरोना वायरस भी गोल है, और साथ ही साथ ये इन्फ्लुएंजा का वायरस है, ये भी गोल है। तो कुछ गोल है, कुछ फटकोणी है, कुछ एकदम ये है। और बैक्टीरियोफेज कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब देखो इसकी सिर, पहले ये हेड वाला पार्ट है, फिर ये नेक वाला पार्ट है, फिर ये टेल वाला, नीचे टेल वाला पार्ट है। बैक्टीरियोफेज के बारे में अलग से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। संरचना के आधार पर इतने प्रकार के हैं, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। तो WM स्टालन, एक साइंटिस्ट थे WM स्टालन, इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने बताया कि वायरस को, किसको? वायरस को रवेदार, क्रिस्टलाइन, वेदार लिखा है रवेदार, वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। और इस रखे क्रिस्टल को मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। उन्होंने कहा वायरस को अपन क्रिस्टलीय रूप से प्राप्त कर सकते हैं। क्यों प्राप्त कर सकते हैं? कि अगर अपन निर्जीव माध्यम, अगर अपन निर्जीव के साथ रख दें तो क्रिस्टल की तरह तो पड़ा रहेगा, तो क्रिस्टल के रूप में पाया जा सकता है। और इस क्रिस्टल में मुख्यतः होगा क्या? अगर चेक किया जाए कि क्रिस्टलीय वायरस में है क्या मुख्यतः, तो मुख्यतः कहा है इसके अंदर प्रोटीन है। क्या है? मुख्यतः कहा होगी इसके अंदर, मुख्यतः प्रोटीन होता है, ठीक है। अगली बात, वायरस वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय रहते हैं। वही बात है कि अगर मेजबान कोशिका के बाहर हैं, कोशिका के बाहर, ये हमेशा किस अवस्था में पाए जाएंगे? तो निष्क्रिय अवस्था में पाए जाएंगे। किस अवस्था में पाए जाएंगे? निष्क्रिय अवस्था में पाए जाएंगे। अब वायरस के अंदर अनुवांशिक पदार्थ के रूप में या तो डीएनए या तो आरएनए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आते हैं अनुवांशिक पदार्थ। तो वायरस एक अविकल्पी परजीवी, कुछ ही पॉइंट दे रहा हूं लेकिन सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट करना जो पॉइंट बोल रहा हूं, जो पॉइंट लिखा रहा। तो वायरस के अंदर प्रोटीन के अतिरिक्त है का? तो पहली बात हमने कहा कि इसके अंदर मेन रूप से क्या पाया जाता है? मेन रूप से वायरस के अंदर प्रोटीन है, मेन रूप से प्रोटीन है। प्रोटीन के अलावा क्या है? तो प्रोटीन के अलावा अनुवांशिक पदार्थ है जो या तो आरएनए है या तो अथवा डीएनए। किसी किसी में आरएनए, किसी किसी में डीएनए। आरएनए के बारे में आप लोग जानते होंगे कि आरएनए क्या होता है? आरएनए सिंगल स्टैंड होता है ना, ऐसे 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 मान लिया जाए, अगर हम सिंगल स्टैंड बनाते हैं तो वो बनता है आरएनए ना।
एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल आरएनए में होता है ये। और डीएनए का मतलब है डबल स्टैंडर्ड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ना। ये हो गया आपका डीएनए। तो किसी वायरस पे डीएनए पाया जाएगा और किसी वायरस पे आरएनए पाया जाएगा। किसी वायरस के अंदर डीएनए पाया जाएगा और किसी वायरस के अंदर आरएनए पाया जाएगा अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते। जैसे हम लोगों के अंदर का है, आरएनए है, डीएनए भी है, और डीएनए के साथ साथ डीएनए की सहायता करने के लिए आरएनए भी होता है हमारी कोशिका पे। बट वायरस के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा वायरस नहीं होता जिसके अंदर डीएनए आरएनए दोनों पाए जाए, ठीक है। और तो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन और अनुवांशिक पदार्थ का संक्रामक होता है अनुवांशिक पदार्थ। अब इसका अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? संक्रामक होता है। वायरस का सबसे ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला चीज क्या है? तो इसका अनुवांशिक पदार्थ ही संक्रमण फैलाता है। अगर इसके अनुवांशिक पदार्थ को निकाल के किसी के ऊपर डाला जाए तो ये कुछ नहीं कर सकता। ध्यान देना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, यहां से कॉन्सेप्ट समझना कि वायरस का अनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। अगर इसके अनुवांशिक पदार्थ को निकालने के बाद किसी जीव के ऊपर डालें तो वायरस कोई इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा उसका। कोरोना वायरस का डीएनए आरएनए जो भी हो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, एचआईवी के अंदर जो भी हो, अनुवांशिक पदार्थ को निकाल लिया जाए ना, और अनुवांशिक पदार्थ को निकालने के बाद फिर किसी मेजबान कोशिका पे डाला जाए तो कुछ नहीं कर पाएगा, कोई इंफेक्शन नहीं फैला पाएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, ये हो ही गया। अब आते हैं परपोषी प्रकृति के आधार पर विषाणुओं के प्रकार। क्या प्रकृति के परपोषी, इनकी जो प्रकृति है उसके आधार पर विषाणुओं के प्रकार में जाते हैं। तो पहले भी प्रकार होते हैं पादप विषाणु। सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं पादप विषाणु। कौन से विषाणु आते हैं? पादप विषाणु। अब पादप विषाणु का काम करते हैं, तो पादप विषाणु पेड़ पौधों में क्या करते हैं? पेड़ पौधों में संक्रमण फैलाते हैं। कहां फैलाते हैं संक्रमण? पेड़ पौधों में ना। तो पेड़ पौधों में संक्रमण फैलाते हैं, पेड़ पौधों को संक्रमित करते हैं। जैसे तंबाकू का मोजाइक रोग हो गया, आलू वगैरह में रोग हो गया, साथ साथ गेहूं में रोग हो गया ना। और इनका अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए। इनका अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो इनका अनुवांशिक पदार्थ, पादप विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए। क्या होता है? आरएनए होता है। इसीलिए इनको अपन क्या कह सकते हैं? तो इनको अपन रिट्रोवायरस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिट्रोवायरस। एग्जाम्पल की बात करें तो ये वाला लिख सकते हो TMV, टोमैको मोजैक वायरस। कौन हो गया? टोमैको मोजैक वायरस, ठीक है, टोमैको मोजैक वायरस, ठीक है। चलिए, अब इनका अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, कभी कभी आरएनए ना। इनका अनुवांशिक पदार्थ, तो ये जंतुओं में संक्रमण फैलाते हैं। किसमें? ये जंतुओं में संक्रमण फैलाते हैं। ज्यादातर इनका अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन कभी कभी आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है इनका। कभी आरएनए अनुवांशिक पदार्थ, ज्यादातर अनुवांशिक पदार्थ का इनका डीएनए है, कभी कभी आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है। और ये कैसे होते हैं? इनका आकार गोल होता है। क्या है? इनका आकार गोल होता है। क्या होता है? गोल। ऐसे होंगे, देखो, बढ़िया गोल गोल। ये जैसे कोरोना वायरस देखा होगा आपने, HIV वायरस देखा होगा, तो गोल गोल आकार के होंगे। किस आकार के होंगे? गोल आकार के। कोरोना देखा है, HIV देखा है ना, विब्रियो वाले, ये वाले कौन से हैं?
तो ये सारे के सारे गोल आकार के हैं। क्या है? गोल आकार के हैं। HIV देखो, या तो ये भाई HIV वाला हो गया, HIV देख लो, या तो कोरोना वाला देख लो ना, वो भी गोले होता है। कोरोना वाला भी कहा है, कोरोना वाला भी कैसा है? तो कोरोना वाला भी गोल गोल होता है ना। तो HIV वायरस और कौन सा वायरस? कोरोना वायरस, दोनों के दोनों कहाँ है? तो दोनों के दोनों गोल हैं ना। ये दोनों कैसे होंगे? तो ये दोनों गोल होते हैं। ठीक है। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है बैक्टीरिया को खाने वाला। बैक्टीरियोफेज का मतलब है बैक्टीरिया को खाने वाला। ये भी विषाणु है। ये क्या करता है? जीवाणुओं को खाने वाला। बैक्टीरियो धन फेज, दो चीजों से बना है, बैक्टीरियो धन फेज। तो बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब खाने वाला ना। तो ये जीवाणुओं को खाने वाला वायरस है, जीवाणुओं को खाने वाला। ये है जीवाणुओं को खाने वाला वायरस। कैसा वायरस है? तो जीवाणुओं को खाने वाला वायरस। गंगा नदी में जब जीवाणु बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो गंगा नदी में जीवाणुओं को मारने के लिए इसको डाल दिया जाता है। तो गंगा नदी की सफाई में उपयोग होता है, जीवाणुओं को खत्म करने के लिए डाल दिया जाता है। तो उससे क्या होता है? गंगा नदी के सारे जीवाणु मर जाते हैं और कहीं ना कहीं जल स्वच्छ होता है। ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज मतलब है जीवाणुओं को खाने वाला वायरस है। और इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है? इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है? DNA। अभी इसके बारे में बातें करूंगा मैं थोड़ा सा। आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ इसका क्या है? तो आनुवांशिक पदार्थ इसका है DNA। क्या है? आनुवांशिक पदार्थ इसका क्या है? DNA है। तो नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फटाफट सभी लोग। चल आगे आते हैं, पादप विषाणुओं पे आते हैं। कहां पे आते हैं? पादप विषाणु। तो ये पेड़ पौधों को संक्रमण करके अपना भोजन बनाते हैं ना, ये पढ़ ही चुका आपने। तो क्या करते हैं? ये पेड़ पौधों को संक्रमित करके अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। पहला पॉइंट ये लिख दोगे कि कैसे भोजन बनाएंगे अपना। तो भोजन बनाने के लिए क्या करेंगे? पेड़ पौधों को क्या करेंगे? संक्रमित करेंगे। वह पेड़ पौधों के अंदर, पेड़ पौधों की कोशिका के अंदर वृद्धि करते हैं। वह पेड़ पौधों के कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। पेड़ पौधों की कोशिका के अंदर क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। अगला पॉइंट ये लिख लो भाई। ठीक है। उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण पे आते हैं कि भाई इसका एग्जाम्पल कौन है। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल काफी पढ़ा आप लोगों ने, कौन सा? तंबाकू का मोज़ेक वायरस। कौन है? तंबाकू का मोज़ेक वायरस, यानी कि TMV। कौन सा है भाई? TMV। दूसरा है YMV, येलो मोज़ेक वायरस। कौन है ये? YMV, यानी कि येलो मोज़ेक, येलो मोज़ेक वायरस। येलो मोज़ेक वायरस ये क्या करता है? तो ये पत्तियों को पीला कर देता है ना। ये क्या काम करता है? ये वायरस क्या करता है? येलो मोज़ेक वायरस का मतलब है ये क्या करता है? ये पत्तियों को पीला कर देता है। पत्तियों को उसमें संक्रमण फैला करके हरी पत्तियों को पीला कर देता है। तो बेचारी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती, तो खत्म हो जाती है ना। तो ये पादप विषाणु में आप लिख सकते हैं आराम से। अब चलते हैं आगे, ठचक। अगला है जंतु विषाणु।
तो जंतु विषाणु में भी कई टाइप के होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखो इन्फ्लुएंजा पे ना, तो इन्फ्लुएंजा का विषाणु है, इन्फ्लुएंजा का मतलब द फ्लू, कॉमन इन्फेक्शन डिजीज होता है, फैमिली आर्थो मिक्सोडाइज फैमिली है इसकी। तो द फ्लू इन्फ्लुएंजा ए टाइप का, एक्चुअली इन्फ्लुएंजा ऐसे होता है H1N1 H2N2 कई सारे टाइप्स होते हैं। तो ए टाइप है और ये बी टाइप का है और ये टाइप सी है। 3 प्रकार के इन्फ्लुएंजा के ही वायरस हैं। अरे तीन प्रकार के काहे के वायरस हैं? इन्फ्लुएंजा के ही वायरस हैं। ये जंतु में आता है ना। और जंतु वाले वायरस की खास बात क्या है? तो ये जंतुओं में जंतु कोशिका को संक्रमण करते हैं ना। किसको करते हैं? जंतु कोशिका को क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं और गोल होते हैं। ये किसको संक्रमित करते हैं? तो ये जंतु कोशिका को संक्रमित करते हैं, गोल होते हैं ना। तो लिख लेना, जंतु कोशिका में वृद्धि करते हैं, जंतु कोशिका में संक्रमित करेंगे और उसी को क्या करेंगे? उसी में क्या करेंगे? वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं। और कैसे होते हैं? गोल होते हैं। क्या लिखोगे? गोल होते हैं। जंतु कोशिका के अंदर वृद्धि करेंगे, ज्यादातर गोल होंगे। ज्यादातर अनुवांशिक पदार्थ क्या होगा? डीएनए होगा। किसी किसी में क्या होगा? आरएनए होगा। किसी किसी में क्या होगा? आरएनए होगा। बाकी सब में क्या होगा? डीएनए होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला नंबर है बैक्टीरियोफेज। तो जो ये बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज में सबसे ऊपर की तरफ ये सिंपल सबसे अच्छा स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज का ये है आपका। ये पूरा ऊपर वाला ये पूरा पार्ट क्या है? तो ये पूरा पार्ट है हेड, यानी कि ये पूरा पार्ट इसका सिर है। सिर के बाद नेक है ये इसकी, यानी कि गर्दन। गर्दन के बाद ये पूरा मध्य भाग है और ये क्या है? इसकी पूंछ, टेल। कॉलर के बाद क्या है? पूंछ है। अब पूरा बैक्टीरियोफेज सिर्फ 2 चीजों का बना है। ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बट 2 चीजों का बना है बैक्टीरियोफेज। कौन कौन सी चीज है इसके अंदर? तो मेनली 2 चीजें हैं। पहली चीज इसके अंदर प्रोटीन है और दूसरी चीज इसके अंदर है डीएनए। प्रोटीन और डीएनए। कहा ना कि बैक्टीरिया को खाने वाला, जीवाणुओं को खाने वाला वायरस है। काय का वायरस है? जीवाणुओं को खाने वाला वायरस है। 2 चीजों से बना है, प्रोटीन और डीएनए। तो इस चित्र में हमने अलग अलग कर लिया है। ये कलर प्रोटीन का है, ये कलर डीएनए का है। तो देखो इसका ऊपर का पूरा भाग बॉडी का ज्यादातर काहे का बना है? प्रोटीन का बना हुआ है। और रेड वाला इसका क्या है? तो रेड वाला इसका क्या? डीएनए। ये तो इस स्ट्रक्चर को आपको आसानी से बना लेना है। हेड वाले पार्ट में, हेड वाला फटकोणी पार्ट है, हेड वाले पार्ट में क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा। लेकिन ऊपर की जो लेयर है प्रोटीन की बनी होगी और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पाए जाते हैं। और ये नेक है और फिर है पूंछ, सिंपल सा। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग जरूर बना लीजिएगा, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, प्रोटीन प्लस डीएनए का बना हुआ है, गंगा नदी की सफाई में यूज होगा। ठीक है, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस है, जो बैक्टीरिया वाले रोगों में यूज किया जा सकता है कुछ में। ठीक है, अब है विषाणुओं के उपयोग। एक होता है साइनोफेज, एक होता है बैक्टीरियोफेज। अब साइनोफेज का काम करता है, बैक्टीरियोफेज का काम करता है। तो जितने भी वायरस हैं भयंकर रोग फैलाते हैं, लेकिन कुछ लाभदायक हैं। भाई जितने भी वायरस हैं, आपको पता है ना, जितने भी वायरस हैं क्या करते हैं? वायरस रोग फैलाते हैं ना। वायरस क्या करते हैं? तो ज्यादातर वायरस का काम है यही है कि रोग फैलाते हैं। लेकिन कुछ क्या है? कुछ वायरस क्या हैं? उपयोगी भी हैं। तो साइनोफेज की अगर अपन बात करें, काय की बात करें? साइनोफेज की। साइनोफेज तो वे विषाणु जो साइनोबैक्टीरिया अर्थात नील हरित शैवाल पर रोग उत्पन्न करते हैं। साइनोफेज तो ये साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया पढ़ा है ना आप लोगों ने, अर्थात नील हरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया का मतलब है नील हरित शैवाल पर रोग उत्पन्न करते हैं। किस पर? नील हरित शैवाल पर रोग उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। किस पे रोग उत्पन्न करेंगे? तो ये रोग उत्पन्न करेंगे नील हरित शैवाल पर। किस पे? नील हरित शैवाल पर। तो इनका उपयोग क्या हुआ? तो जहां पे नील हरित शैवाल ज्यादा है तो इनका उपयोग क्या है कि नील हरित शैवाल को खत्म करना ना। साइनोबैक्टीरिया को ज्यादा पानी में बहुत ज्यादा नील हरित शैवाल हो गए तो काम दे सकता है, इसको डाल दो तो नील हरित शैवाल को
नील हरी शैवाल को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। शैवाल का मतलब जानते हो ना, काई। शैवाल जानते हो ना, पानी में जो काई होती है उसको शैवाल बोलते हैं। तो नील हरी शैवाल को खत्म करते हैं। क्या करते हैं, खत्म करते हैं। क्या करेंगे, नील हरी शैवाल को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। बैक्टीरियोफेज, जल को सड़ने से बचाएंगे ना। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएगा तो जल सड़ जाएगा ना। तो ये क्या करेंगे भाई, इनको छोड़ने से बैक्टीरिया को मार देते हैं, तो ये जल को सड़ने से बचाते हैं। इसीलिए गंगा नदी के सफाई में इसको यूज किया जाता है, जल को सड़ने से बचाते हैं। बैक्टीरिया को मार देते हैं तो जल सड़ता नहीं, बैक्टीरिया की वजह से जल सड़ जाता है, खराब हो जाता है। गंगा नदी का जल इसीलिए कभी नहीं सड़ता, गंगा नदी के जल में काफी बैक्टीरियोफेज होते हैं। तो जल को सड़ने से, या कह सकते हो खराब होने से, या कह सकते हो खराब होने से बचाते हैं। ठीक है। और क्या होता है, इससे विभेदों की पहचान भी होती है। विभेदों की पहचान, विभेदों की पहचान में भी यूज होते हैं ना, गंगा की सफाई में, गंगा की सफाई में। ये सारे काम किसके हैं, बैक्टीरियोफेज के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। अब आते हैं वायराइट पे, थोड़ी थोड़ी टिप्पणी है, छोटी छोटी। वायराइट, वायराइट पे इतनी चीजें आपको लर्न करनी है कि डीनर और रैमर ने 1967 में अत्यधिक साधारण संक्रामक प्रोटीन को खोजा। इन दोनों से भी साधारण संक्रामक प्रोटीन को खोजा, जिसका नाम क्या दिया, वायराइट। वायराइट क्या है, वायराइट के अंदर कोई डीएनए यूएनए कुछ नहीं है। वायराइट के अंदर कोई डीएनए यूएनए कुछ नहीं है, ना तो आरएनए, ये छोटे छोटे आरएनए के खंड है, मात्र छोटे आरएनए के खंड है। इन पर प्रोटीन का आवरण भी नहीं है, ना तो डीएनए है, ना तो पूरा आरएनए है, ना तो प्रोटीन का आवरण, मतलब बहुत ही छोटा है। ये क्या है, छोटे छोटे आरएनए के खंड। क्या है भाई ये, तो ये क्या है, छोटे छोटे ऐसे ऐसे, छोटे छोटे ऐसे ऐसे आरएनए के खंड। क्या है ये, तो ये छोटे छोटे आरएनए के खंड हैं, ऐसे 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 छोटे छोटे बढ़िया ना आरएनए के खंड हैं। क्या ये छोटे छोटे आरएनए के खंड हैं, और इनका काम भी होता है रोग फैलाना। क्या काम है इनका, भी काम क्या है, रोग फैलाना। ये भी क्या कर देते हैं, रोग फैला देते हैं। ठीक है, पादप रोग फैलाते हैं, नारियल का कदंग कदंग, आलू का तर्क रोग ना, नारियल में रोग फैलाते हैं, आलू में रोग फैलाते हैं। ये है वायराइट, छोटा आरएनए का खंड है, और नारियल में रोग फैलाएगा, और कहां फैलाएगा, आलू में। ठीक है, नारियल में और आलू में। तो नारियल में कदंग कदंग, नारियल में कौन सा रोग, नारियल में कदंग कदंग रोग। और आलू में कौन सा रोग फैलाते हैं, आलू में एक रोग देखा होगा आपने, तर्कुकंद रोग। तर्कुकंद रोग, आलू के अंदर कौन सा रोग होता है, तर्कुकंद रोग। ये दोनों रोग फैलाना किसका काम है, इसी का काम है, वायराइट का। किसका काम है, वायराइट का। ठीक है, एंजाइम है, कैप्सिड है, कहानी खत्म, सिंपल से संरचना वायराइट की है। तो ये दो चीजें याद रख लो बस। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका प्रियांश। प्रियांश क्या है, तो प्रियांश और छोटे ऐसे छोटे संक्रामक कारक जिनमें केवल प्रोटीन है, कुछ ना है, न्यूक्लिक अम्ल भी नहीं है। क्या इसके अंदर, इसके अंदर केवल न्यूक्लिक अम्ल का अभाव है, केवल इसके अंदर प्रोटीन है। इन प्रोटीन कारकों में गुणन, अब इस प्रोटीन के अंदर ही गुणन की क्षमता और काहे की क्षमता, संकलित करने की क्षमता होती। ये भी क्या करता है, ये भी रोग फैलाता है। कौन कौन सा, भेड़ में स्क्रेपी रोग, कौन सा रोग फैलाता है, भेड़ में स्क्रेपी रोग। भेड़ में स्क्रेपी रोग हो जाती तो भेड़ पगला जाती है, पगला जाती, हर जगह अपनी शरीर को रगड़ती रहती है। भेड़ के अंदर जब कभी कभार भेड़ों में देखो, और भी जंतुओं में ये रोग फैलाता है, कभी कभी गायों भैंसों में फैल जाता है, पगलापन बोलते हैं। तो ये इनके त्वचा में अजीब तरह की खुजलाहट होती है, अपने शरीर को रगड़ना शुरू कर देते हैं। और वो रोग किसके द्वारा होता है, प्रियांश के द्वारा। तो भेड़ क्या करती है, इस रोग से प्रभावित होकर क्या करती है, भेड़ अपने शरीर को रगड़ती है, भेड़ अपने शरीर को रगड़ती है। ठीक है, किसी भी चीज पे अपने शरीर को रगड़ेगी, स्क्रेपी रोग पे। तो भेड़ लिखा हुआ तो है, भेड़ का स्क्रेपी रोग, भेड़ विचलित होकर के
किसी आधार से अपने शरीर को कुछ भी पा जाएगी तो उसे आधार से अपने शरीर को रगड़ती रहेगी, और ये है प्रियांश। तो इसको पगलापन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको भेड़ में पगलापन भी कहा जा सकता है। ये है प्रियांश। गत वर्षों में ब्रिटेन में गायों के पगलापन के रोग के पीछे इसी का कारण माना जाता है। ब्रिटेन में गायों का पगलापन, गायों पे पगलापन वाला यही अजीब सा रोग आया, तो इसी को फिर बाद में पता चला कि ये भी किसके द्वारा होता है, प्रियांश के ही द्वारा होता है, प्रियान के द्वारा। एकदम छोटे छोटे संक्रामक प्रोटीन के कण हैं, याद रखना, संक्रामक प्रोटीन के कण हैं। कौन है ये? संक्रामक प्रोटीन के कण हैं ये, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहां से आपका चैप्टर एंड होता है, और आप लोग एक काम जरूर करेंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना ना भूलें, कैसी लगी क्लास, कैसी लगी, और नेक्स्ट क्लास आप काहे पे चाहते हैं, ये चीज जरूर कमेंट सेक्शन पे अपनी राय दें। कोई भी गद्दारी नहीं करेगा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई लिखाई करते रहे। मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए बाय बाय।